नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 14 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. The Union Ministry of Commerce and Industry recently announced that the new Foreign Trade Policy 2021-26 is to come into effect from April 1, 2021. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। इस ग्राफ से आपको यह पता चल रहा है फिजिकल ईयर 2020 का डाटा है ये। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ था, कितना 5.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। इधर आप देख सकते हो ये जो कैलकुलेशन है वो ट्रिलियन में है। इंडियाज मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी वाज इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स में कौन कौन सा आता है दोस्तों? आयरन एंड स्टील, नॉन फेरस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर्स। पेट्रोलियम सेकंड आया, थर्ड आया जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर फोर्थ आया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों ये डेटा चेंज होता रहता है हर साल के लिए, तो आपको एग्जामिनेशन से पहले इस तरह की डेटा कलेक्ट करना और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अब क्या पॉइंट है? प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज फ्रॉम 2015 टू 2020, तो 5 साल के लिए होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 15 से 20 तक हमारा प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव था मेक इन इंडिया का, राइट। अब क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अब जो 2021 से 2026 का जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगा, बोला ये जा रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव रख रहा है, ठीक है। ये तो हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने पहले भी बोला था, हमारी जो टारगेट है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। अब हमारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, इंडियाज मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी वाज इंजीनियरिंग गुड्स वैल्यूड एट ओवर 5.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज इन फिजिकल ईयर 2020। बिल्कुल सही है दोस्तों। If India grows at 12% nominal growth, then from the 2018 levels of 2.7 trillion USD। तो देखो दोस्तों 2018 में हमारी इकोनॉमी का पूरा 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। अब अगर हम 12% नॉमिनल ग्रोथ अचीव करेंगे ना, तब जाके हम 2024 में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी बन सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा क्या है? The previous foreign trade policy was implemented between 15 and 20, which aimed to boost Make in India initiative। तो ये भी सही है। अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें तब पता चलेगा जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूरी तरह रेडी हो जाएगा, ठीक है, जो विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2021 से है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 3 गलत है। दोस्तों रिसेंटली इंडिया एंड यूएई के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट क्लाइमेट से रिलेटेड था, जिसमें वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज़ पर आया था। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला। मैं जितने भी क्वेश्चन डालता हूँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं डेली करंट इवेंट से रिलेटेड है, चाहे वो डायरेक्टली हो या तो इनडायरेक्टली हो। तो दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन पर आता है। इसमें स्टेटमेंट 3 गलत है, हेडक्वार्टर पेरिस लिखा है, ये गलत है। हम एक्सप्लेनेशन में समझा देंगे आपको। तो देखो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है। WMO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स। तो मीटियोलॉजिकल नाम से ही आपको ये सबसे रिलेट कर सकता है, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स ये वगैरह में। ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एर्स्टवाइल इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था WMO, फाउंड हुआ था 1873 में। अब देखो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें टोटल 193 कंट्रीज हैं। ये नहीं है यूनाइटेड नेशंस का सारे कंट्रीज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स नहीं है। करीब 7-8 कंट्रीज है जो WMO में मेंबर नहीं है। इसके बारे में मैं इधर नहीं बताया, आप लोग सर्च कर सकते हो कौन कौन सा स्टेट्स है जो WMO में मेंबर नहीं है। इसकी हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इट इज गवर्न बाई ए वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल कांग्रेस कंपोज्ड ऑफ मेंबर स्टेट्स विच मीट्स एवरी 4 years टू सेट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। तो ये गवर्न करते हैं एक वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कांग्रेस, जिसकी मेंबर्स रहते हैं मेंबर स्टेट से ही 4 साल में एक बार मिलता है, जो पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज डिस्कस करने के लिए। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है जो सही है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल सही है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1873, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो स्टेटमेंट 3 पेरिस लिखा है, विच इज हेडक्वार्टर जेनीवा है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 इधर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3,
Consumer price index CPI based inflation eased to 4.59% in December 2020 compared to 6.93% in November 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली. तो स्टेटमेंट 3 गलत है. सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे. तो दोस्तों देखो, सीपीआई है क्या? इट ट्रैक्स द चेंज इन रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हाउस होल्ड परचेज फॉर द डेली कंजप्शन. देखो दोस्तों, हमारी डेली कंजप्शन के लिए हम बाजार में जाके जो आइटम लेते हैं ना, फूड्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, सर्विसेज हो गया, इसकी जो प्राइस का डिफरेंस जो है ना, पिछली साल से कंपेयर करने से या पिछले महीने से ही कंपेयर कर लो, तो जो प्राइस की डिफरेंस है, प्राइस की जो इंक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई. टू मेजर इन्फ्लेशन वी एस्टिमेट हाउ मच सीपीआई हैज इंक्रीज्ड. इन्फ्लेशन जब हम मेजर करते हैं ना, हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, कितना इन्फ्लेशन है हमारे देश में, तो सबसे पहला देखते हैं कि सीपीआई कितना बड़ा है. सीपीआई इज यूज्ड एज ए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन. मतलब बेसिक नॉलेज ये है दोस्तों कि हम बाजार में जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, उसकी प्राइस में हर साल या हर महीने डिफरेंस होता है ना, एक महीने में कुछ है, अगले महीने में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. तो इसी तरह जो इंक्रीज, इसी को सीपीआई बोलते हैं. ये कैलकुलेट करने से देश में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है ये पता चल जाता है. तो बेसिकली इससे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन. अब देखो, CPI also helps understand the real value of salaries, wages and pensions and the purchasing power of nation's currency. देखो, CPI कैलकुलेट करने से रियल वैल्यू ऑफ सैलरी पता चल जाता है. मतलब मेरा अगर सैलरी 10,000 है, 10,000 में मैं आज के दिन में मैं कितने सामान खरीद सकता हूँ, पिछले साल में कितना खरीद सकता था. मतलब मेरी जो सैलरी है, मेरे पास जो पैसे के वैल्यू कितने, उससे मैं कितने सर्विसेज ले सकता हूँ, कितनी गुड्स ले सकता हूँ, ये सीपीआई बता देगा. तो सीपीआई जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट रियल वैल्यू ऑफ सैलरी, वेजेस, पेंशन में. मतलब हमारी जो नेशन की करेंसी की परचेसिंग पावर कितना है, मेरे पास अगर 100 रुपये का नोट है, उससे मैं कितने सामान खरीद सकता हूँ, कितने दिन के लिए मैं जी सकता हूँ, ये सब सीपीआई से पता चल जाता है. ठीक है. बेसिकली गिव्स एन आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉस्ट कितना है, मतलब अगर शहर में रहना है या गांव में रहना है तो हमें कितनी पैसे चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन सीपीआई प्रोवाइड करता है. अब देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एट द नेशनल लेवल देर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स. दिस आर, देखो सीपीआई मतलब उसमें 4 सब डिविजन है दोस्तों. क्या है? एक है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, एक है सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स एंड वन इज सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. ये 4 सब डिविजन है सीपीआई का. ये चारों को कैलकुलेट करके हमारा फाइनल सीपीआई आता है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें जो पहला वाला 3 है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स, ये कंपेल करता है लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. ठीक है. और ये चौथा जो है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का सीपीआई जो है, ये रिलीज करता है या कंपेल करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. ठीक है. तो पहले 3 हो गया लेबर ब्यूरो, चौथा जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज जिसको यूएनएमई बोलते हैं, ये रिलीज करते हैं हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलने से आप कंफ्यूज मत होना, इसका नया नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. अब जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, यही अभी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ध्यान रखिएगा आप, मैंने एक बार कवर भी किया था ये. अब देखो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. सीपीआई ट्रैक्स अ चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया, सही है. सीपीआई यूजेस ए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है, मैंने बताया आपको. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कंपाइल्स द होल सीपीआई डेटा. ये जो होल लिखा है ना दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि ओनली चौथा वाला मैंने जो बोला था वही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नहीं तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बोला था मैंने स्टेटमेंट में, ये कंपेल करता है. बाकी तीनों कौन कंपेल करता है? लेबर ब्यूरो करता है. राइट. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच आर करेक्ट. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर इनकरेक्ट. दोस्तों तीनों स्टेटमेंट गलत है. तो दोस्तों एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे. देखो APEDA होता क्या है? इट इज एन अपेक्स बॉडी ऑथराइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किस लिए? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स.
हमारे देश में जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं और प्रोसेस्ड फूड है, इसकी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अलग सा एक बॉडी बनाया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका नाम है APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनकी ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों। हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा था, वैसे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कितना होता है इसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स आपको इसकी ऑफिशियल साइट जो है APEDA का उसमें मिल जाएगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में अंडर, देखो, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अनुसार, ठीक है। एक एक्ट है, उसी नाम का एक्ट है, तो याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। ये रिप्लेस किया था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को, ठीक है। तो 1985 में से है, सॉरी 1985 से है ये APEDA। अब देखो दोस्तों, APEDA शेड्यूल प्रोडक्ट्स क्या क्या है देख लेते हैं, मतलब ये कौन कौन सा प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं। अब देखो इसमें 14 प्रोडक्ट्स लिखा है, पढ़ लीजिएगा, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है, मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी है। तो इसमें 8वां पॉइंट आप देख लीजिए, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी APEDA प्रमोट करता है, ठीक है। अब देखो, चेयरमैन ऑफ APEDA इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली चेयरमैन, APEDA का चेयरमैन कोई मिनिस्टर नहीं होता है, एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है, कोई IAS ऑफिसर्स वगैरह होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है दोस्तों, तीनों गलत है। क्या लिखा है, APEDA इज एन अपेक्स बॉडी ऑथराइज्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गलत हो गया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ APEDA, गलत है दोस्तों। मैंने आपको दिखाया था 8वां पॉइंट, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी आता है। अब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज ऑफ APEDA, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कोई एक ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है वो। तो हमारा ऑप्शन डी ऑल आर इनकरेक्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल मैरिज एक्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 जो है गलत है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों। सुबह की करंट अफेयर्स वाली वीडियो में हर्षित सर ने ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर किया है। SMA के बारे में रिसेंटली एक इलाहाबाद कोर्ट ऑर्डर आया है, ठीक है। वो क्या है आप उस वीडियो में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं इधर लाइटली बताऊंगा। द पार्टीज गेटिंग मैरिड अंडर SMA कम फ्रॉम डिफरेंट फेथ, मतलब डिफरेंट फेथ में, डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन से किसी को शादी करना है आपस में, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। नन ऑफ द पार्टीज इज रिक्वायर्ड टू चेंज द रिलीजन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन आफ्टर देयर मैरिज इज रजिस्टर्ड दे कंटिन्यू टू बिलोंग टू द रिलीजन दैट इज असाइन्ड बाय द बर्थ फैमिली, मतलब शादी के बाद भी उनके रिलीजन जो है वो वही रहेगा। अब देखो, पार्टीज एंटरिंग इनटू मैरिज डू नॉट हाउ टू चेंज देयर कास्ट भी चेंज नहीं करना है। अब देखो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट मैरिज दे आर लीगली सिविएट फ्रॉम द अनडिवाइडेड फैमिली। देखो दोस्तों, एज पर द एक्ट मैरिज के बाद ये उस फैमिली का भाग नहीं रह पाता है, ये एक्ट में कहता है, ठीक है। फैमिली का मतलब कोई अनडिवाइडेड फैमिली है मान लो, उसमें से अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज किया थ्रू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, तो एक्ट ये कहता है पोस्ट मैरिज दे आर लीगली सिवियर मतलब ब्रोकन ऑफ बोल सकता है, ठीक है, अलग हो गया। ये सेक्शन 19 में कह रहा है हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ सक्सेशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दे कंटिन्यू टू हैव द सेम राइट्स, मतलब ऐसा नहीं फैमिली से तो अलग हो गया पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो राइट है वो लोग क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 26 क्या कह रहा है, इट ग्रांट्स लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन हु आर बोर्न टू इंडिविजुअल्स। SMA के बाद जो बच्चे पैदा होता है उनका क्या है, दे कंटिन्यू टू हैव राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी इवन आफ्टर द सेट मैरिज हैज बीन नलिफाइड। द चिल्ड्रन फ्रॉम सच मैरिज कैनॉट क्लेम फॉर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, अगर किसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी किया और इसके बाद वो शादी तोड़ दिया, इसके बाद अगर जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे तभी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करने के बाद किसी को बच्चा हुआ, वो बच्चा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उसके जो परदादा है, ग्रैंडफादर है, उनका प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। They can only acquire a share in their parents self acquired or inherited property, मतलब पेरेंट का जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खुद से कमाया हुआ प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उस पर वो क्लेम नहीं कर सकता जब स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी करते हैं कोई पेरेंट्स। अब देखो दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट में लिखा है इट वॉज एनेक्टेड टू फैसिलिटेट द मैरिज ऑफ कपल्स प्रोफेसिंग डिफरेंट फेथ, बिल्कुल सही है, बेसिक डेफिनेशन नहीं है। एज पर द एक्ट पोस्ट मैरिज दे आर लीगली सिविएट मतलब ब्रोकन ऑफ फ्रॉम अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक्ट में क्लियरली लिखा है, तो ये क्लियर हो गया।
एज पर द एक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सच मैरिज कैन क्लेम फॉर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये गलत है, ये क्लेम नहीं कर सकता, वो वही क्लेम कर सकते हैं जो उसके इमीडिएट मतलब उनके फादर एंड मदर का जो प्रॉपर्टी है, जो सेल्फ एक्ट प्रॉपर्टी है, वो तो नॉर्मली क्लेम कर ही सकता है, क्यों, पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये लोग क्लेम नहीं कर सकता। तो ये हो गया ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अरावली रेंजेस डज नॉट पास, आंसर इज पंजाब। आज का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन, द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द कोऑर्डिनेट्स दैट आर फर्दर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट देन एनी अदर लोकेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट इन इंडिया। क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों, इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स रहता है, ठीक है। तो ये चारों में से कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है इंडिया का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो इधर मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है अच्छा है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।